गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने बात की थी यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर की। वो हमारी पूरी हो गई है। लीफ की हमने पढ़ ली, स्टेम की पढ़ ली हमने और रूट की पढ़ ली। अब बात करेंगे हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन लाइकोपोडियम के अंदर। लाइकोपोडियम जो है उसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लाइकोपोडियम का जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? तो देखते हैं कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। अब ये जो लाइकोपोडियम है ये हमारा जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो है स्पोरोफाइट। क्या है हमारा ये? स्पोरोफाइट प्लांट। ठीक है ना, जिसकी भी हमने स्टडी की है अभी तक वो क्या था? हमारा स्पोरोफाइट प्लांट था। अभी तक हम गेमिटोफाइट तक पहुंचे ही नहीं है। इतने सारे वीडियो हमने देख लिए, बन गए हमारे, आप लोगों ने भी देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो अब तक जो भी पढ़ रहे हैं हम स्पोरोफाइट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये भी स्पोरोफाइट के बारे में ही है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर वो स्पोरोफाइट का रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो जो स्पोरोफाइट होता है लाइकोपोडियम का, उस लाइकोपोडियम के स्पोरोफाइट में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है वेजिटेटिवली और दूसरा होता है स्पोर के द्वारा। वेजिटेटिवली अगर स्पोरोफाइट का रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट का ही निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पोरोफाइट का। और अगर वो स्पोर के द्वारा होता है तो स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है और स्पोर से बनता है गेमिटोफाइट। क्या बनता है? गेमिटोफाइट। तो फिर हम बात करेंगे गेमिटोफाइट की। तो हमारा गेमिटोफाइट अभी बहुत दूर है हमारे से। ठीक है, पहले हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर स्पोर का निर्माण पढ़ेंगे, कहाँ लगते हैं सीखेंगे, किस किस तरह के होते हैं स्पोर, फिर उनका डिस्पर्सल कैसे होता है, फिर उनका जर्मिनेशन कैसे होता है, और फिर गेमिटोफाइट कैसे बनता है। तब जाकर हमारा गेमिटोफाइट आएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम और उसमें हम बात कर रहे हैं स्पोरोफाइट के रिप्रोडक्शन की। और ये जो स्पोरोफाइट का रिप्रोडक्शन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक वेजिटेटिव प्रकार का और दूसरा स्पोर के द्वारा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम केवल और केवल चर्चा करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, बाद में हम बात करेंगे रिस्पोर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक बुलबिल के द्वारा, दूसरा गेमी के द्वारा, तीसरा एडवेंटियस बड के द्वारा, चौथा फ्रेगमेंटेशन या डीके के द्वारा, और पांचवा है रूट ट्यूबर के द्वारा। पहले हम शॉर्ट में समझते हैं फिर लॉन्ग में समझें। बुलबिल क्या होती है? बुलबिल जो होती है वो कुछ पत्तियां होती है तने के ऊपर। वो पत्तियां क्या करती है? फूड को स्टोर कर लेती है। फूड को क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है अनुकूल परिस्थितियों में। ठीक है, और प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती है तो उस समय ये जर्मिनेट हो जाती है और नया पादप बना लेती है। तो यहाँ पर कोई स्पोर नहीं बना, कोई जो गेमिट्स है वो भी नहीं बने, तो सीधा सीधा क्या हो गया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। इसी प्रकार से जिस प्रकार से बुलबिल बनती है उसी प्रकार से गेमी का भी फॉर्मेशन होता है। और गेमी भी जो होती है प्रतिकूल परिस्थितियों में जर्मिनेट हो जाती है और नया पादप बनाती है। ठीक है, इसी प्रकार से एडवेंटियस बड ये भी गेमी और बुलबिल के जैसी ही होती है, लेकिन ये अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं और ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या करती है? जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाती है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन एंड डीके। फ्रेगमेंटेशन और डीके का मतलब ये होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति आ गई और जो पौधा है वो छोटे छोटे खंडों में किसी के भी कारण से वो टूट गया, उसको बोलेंगे हम फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, या वो नष्ट हो गया तो बचा हुआ जो पार्ट है वो दोबारा से अनुकूल परिस्थिति आने पर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, पांचवा है रूट ट्यूबर। जब हमने देखा था कि जो पौधे होते हैं जो जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, उन जमीन के ऊपर पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं उन प्लांट्स के अंदर रूट का फॉर्मेशन होता है और वो श्यान स्थिति में इस तरह से फॉर्मेट जो है अपना प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पर ये रूट्स होती हैं। इन रूट्स के अंदर यहाँ पर तो पत्तियां लगी हुई है और यहाँ से एक ब्रांच इधर ऐसे निकल जाती है लाइकोपोडियम में। हमने इसके डायग्राम देखे थे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से इसकी ब्रांच निकल जाती है। तो यहाँ पर जो रूट्स होती है वो रूट्स क्या करती है? फूड को स्टोर करके ट्यूबर का फॉर्मेशन कर लेती है। और जब इनके लिए अच्छी स्थिति आती है तो ये रूट ट्यूबर क्या करती है? अपना प्रजनन करती है और नया लाइकोपोडियम क्रिएट कर लेती है। तो ये रूट ट्यूबर का फॉर्मेशन होना ये कहलाता है ट्यूबर के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बात करते हैं बुलबिल के द्वारा कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर की तरफ में देखो आप इसको, ये बुलबिल है। ठीक है, तो ये है बुलबिल, ये बुलबिल है और ये बुलबिल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। ये जो पत्तियां होती है ये कलिका नुमा पत्तियां होती है, ये कलिकाएं बना लेती हैं और इन्हें हम बुलबिल कहते हैं। तो लाइकोपोडियम जो होता है, लाइकोपोडियम की कुछ जातियों में कलिका नुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे कहा जाता है बुलबिल। बड जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहा जाता है? बुलबिल कहा जाता है। ठीक है, कहाँ लगती है? तो ये तने के शीर्षस्थ भाग पर
तने का जो पूरा टॉप वाला पार्ट होता है, उस टॉप वाले पार्ट पर जो पत्तियां होती है उनके अक्ष पर लगती है, और कैसी होती है, मोटी गूदेदार संरचना होती है, जो कि भोजन संग्रहण का कार्य करती है। मेन काम क्या है इसका, भोजन का संग्रहण करना। ठीक है, भोजन संग्रहण कर लेती है। ये तने पर चक्राकार क्रम में लगी रहती है। देखो यहाँ पर देखोगे ना, आप इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पर ये साइकिल के रूप में आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर ये साइकिल के रूप में नजर आती है, यहाँ पर एक चक्राकार क्रम में लगी रहती है। ठीक है, फिर ये क्या करती है, जमीन पर गिर जाती है, चक्राकार क्रम से जमीन पर आ जाती है, और जमीन पर आकर नए पादप को जन्म दे देती है। तो ये चक्राकार क्रम में लगी होती है। जब ये जमीन पर गिरती है तो अनेक अपस्थानिक जड़ें निकलती है, इनमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाती है, और ये वृद्धि करके नया स्पोरोफाइट प्लांट बना लेती है। तो ये हो गया हमारा बुलबिल के द्वारा जनन। अब बुलबिल में हमें क्या याद रखना है, सबसे पहली बात कि जो लाइकोपोडियम होता है उसकी कुछ स्पीसीज के अंदर कलिका नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है बुलबिल। क्या कहा जाता है, बुलबिल। कलिका मतलब बडनुमा, कलिका को हम क्या बोलते हैं, बडनुमा। बडनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहा जाता है बुलबिल। ये बुलबिल कहाँ लगी होती है, तो ये बुलबिल प्लांट के शीर्ष भाग पर लगी होती है, और ये मोटी और गूदेदार होती है। ठीक है, कैसी होती है, मोटी और गूदेदार। क्यों होती है मोटी और गूदेदार, क्योंकि ये भोजन का संग्रहण कर लेती है। क्या कर लेती है, भोजन का संग्रहण कर लेती है। ठीक है, किस तरह से लगी होती है, तो ये चक्राकार क्रम में लगी होती है। जब ये नीचे गिर जाती है तो इसके अंदर से जड़ें निकल जाती है और नया पादप, नया स्पोरोफाइट बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुलबिल के द्वारा जनन। दूसरा, गेमी के द्वारा जनन। गेमी क्या होती है और ये कैसे रिप्रोड्यूस होती है। गेमी को अगर आप देखोगे तो ये ऊपर डायग्राम में सेम उसी प्रकार से, जिस तरह से हमारी बुलबिल लगती है उसी प्रकार से यहाँ पर गेमी भी लगती है, और ये है गेमी का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, गेमी का। ये किसका स्ट्रक्चर था, बुलबिल का स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो लाइकोपोडियम की कुछ जातियों में पत्तियों की जगह पर, पत्ती की जगह पर स्तंभ का जो शीर्ष भाग होता है उसके पार्श्व में बाह्य अतिवृद्धि पाई जाती है, और यह अतिवृद्धि कैसी होती है, नाशपाती के आकार की होती है, जिसे क्या कहा जाता है, गेमी कहा जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। वहां पर पत्तियां थी, वहां पर तो क्या थी, पत्तियां थी, वो पत्तियां भोजन संग्रहण करके क्या हो जाती है, गूदेदार हो जाती है, उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, बुलबिल। यहाँ पर पत्तियां नहीं होती है, पत्तियों की जगह पर एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर निकलती है, जो बाह्य अतिवृद्धि के रूप में पाई जाती है और नाशपाती के आकार की होती है, उसे हम बोलते हैं गेमी। ठीक है, इनमें भोजन संग्रहित होता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये जीवित रहती है, और अनुकूल परिस्थिति में पुनः वृद्धि करके नया पादप बना लेती है। क्योंकि यहाँ पर भोजन है तो ये जीवित रहेगी, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, जैसे अनुकूल परिस्थिति आएगी वापस से नया पादप ये तैयार कर लेगी। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम गेमी। अब गेमी और बुलबिल में अंतर समझ में आ गया। बुलबिल जो होती है वो होती है पत्तियों से बनी हुई, पत्तियों की एक गुच्छा होता है, जबकि गेमी जो होती है वो नाशपाती के आकार की एक अतिवृद्धि होती है, जैसे गांठ होती है। ठीक है ना, गांठ जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं गेमी। हमें दिखेगा, लगेगा ऐसा कि ये एक पत्तियों का ही झुंड है, लेकिन पत्तियां नहीं होती है, ये गांठ जैसी अतिवृद्धि होती है, और भोजन को संग्रहण करके ये फूल जाती है। ठीक है, चलिए तीसरी बात करते हैं हम एडवेंटियस बड के द्वारा। एडवेंटियस बड क्या है, देखो ये जो हमारा लाइकोपोडियम का जो तना होता है, इस लाइकोपोडियम के तने पर यहाँ पर, अब यहाँ से एक ब्रांच निकल गई तो यहाँ पर इस तरीके से ब्रांचिंग पैटर्न होता है इसके अंदर। ठीक है, एक ब्रांच इधर निकल गई, डाइकोटोमस होता है ये, हमने पढ़ा है इसको। ठीक है ना, अब ये जो जहाँ से ब्रांच निकल रही है, इसका जो आधार भाग होता है, ये आधार भाग मान लेते हैं यहाँ पर हमारा, ये आधार भाग, इस आधार भाग पर एक एडवेंटियस बड पाई जाती है, अपस्थानिक कलिका। अब ये जो अपस्थानिक कलिका होती है ना, सॉरी बैक हो गया, कोई नहीं, कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। ये जो अपस्थानिक कलिका होती है, फिर से बैक हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको हम थोड़ा सा इसी से इरेज कर देते हैं, गया है तो वापस, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ये हमारी अपस्थानिक कलिका है, ये अपस्थानिक कलिका क्या करती है, पादप से अलग हो जाती है, पादप से अलग होकर नया पादप तैयार कर देती है। अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो ये नया पादप बना देंगी, इसी को हम बोलते हैं एडवेंटियस बड। ठीक है, अब ये जो एडवेंटियस बड होती है तो ये बड नुमा स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि कली होती है हमारी, जो कली होती है ना फ्लावर, वो किसका रूपांतरण होता है, लीफ का ही रूपांतरण होता है। तो यहाँ भी जो है लीफ ही रूपांतरित होती है, यहाँ पर जो लीफ होती है वो लीफ ही किस में कन्वर्ट होती है, बड के अंदर कन्वर्ट होती है, और उस बड से ही दोबारा से क्या बनता है, नया पौधा तैयार होता है। ठीक है,
तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, मतलब अंतर हमें मालूम होना चाहिए किसमें क्या लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन एंड डीके। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? अब क्या है कि पौधे की जो जातियां हैं वो हमारी कैसी विसर्पी है, मतलब ऐसे रेंग कर जो है वृद्धि करने वाली जातियां हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें जो ओल्ड पार्ट होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे ये द्विभाजी शाखन हो गए यहाँ पर, तो इसका जो पुराना भाग है वो टूट जाता है और ये भाग यहाँ से गिर जाएगा नीचे, नीचे गिर जाएगा, तो फिर इसमें से नई शाखाएं निर्मित होना शुरू हो जाएंगी और नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, समझ में आ गया आपको? दिख रहा है? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादातर जो लाइकोपोडियम की विसर्पी जातियाँ होती है उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन और डीके वाले जो प्रोसीजर है वो पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इन जातियों में पुराने भाग का अपक्षय होते होते जब ये द्विभाजी शाखन बिंदु तक पहुंचता है, मतलब यूं मानो आपकी ये यहाँ से क्या कर रहा है, ये मरता हुआ जा रहा है, यहाँ से ये मरता हुआ डेड होता हुआ जा रहा है और ये यहाँ द्विभाजी शाखन है, इस जगह तक पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पर पहुंचने के बाद में जहाँ से जहाँ पर द्विभाजी शाखा हो रहा है, इस बिंदु तक पहुंचने के बाद में यहाँ से दोबारा से नई शाखाएं ये निर्मित करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये तो डीके हो गया, इसी तरह से यहाँ पर डीके हो जाएगा, यहाँ पर डीके हो जाएगा, तो इस जगह से नई शाखाएं निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें दो नई शाखाएं निर्मित होती है, प्रत्येक शाखा नए प्लांट को उत्पन्न करती है, जितनी भी शाखाएं उत्पन्न निकलेंगी वो नए प्लांट को उत्पन्न करेंगी। इसे बोलेंगे हम फ्रेगमेंटेशन एंड डीके, मतलब दो भागों में टूट जाना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब दो भागों में टूट जाना, डीके का मतलब है कि अपक्षय होना, मतलब नष्ट होते हुए चले जाना। तो जैसे जैसे पुराना पादा पोता चला जाएगा, गल जाएगा, किसी न किसी कारण से गल जाएगा वो, और गलने के बाद में जब वो उस बिंदु तक पहुंचेगा जहां से डाइकोटोमस ब्रांच निकली हुई है, ये वाला भाग, ये वाला बिंदु, ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु तक जब वो पहुंचेगा, उस बिंदु, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, समझ, इधर लिख देते हैं। देखो, ये यहाँ से डाइकोटोमस चल रहा है, ठीक है, डाइकोटोमस चल रहा है। अब ये वाला बिंदु आएगा, इस बिंदु से जो ये बिंदु है यहाँ पर, यहाँ तक जैसे जैसे इधर की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होती चली जाएंगी, पूरा का पूरा नष्ट होगी। जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ से दो शाखाएं और निकलेंगी, नहीं, ये नई दो शाखाएं निकलेंगी, या चाहे तो वो यहाँ से भी डीके हो सकता है, यहाँ से डीके हो गया, सब डीके हो गया, ये बिंदु बच गया, तो यहाँ से दो नई शाखाएं बनेंगी और दो नए प्लांट का निर्माण करेंगे। इसे बोलेंगे हम फ्रेगमेंटेशन एंड डीके। फ्रेगमेंटेशन का मतलब दो टुकड़ों में टूटना, डीके का मतलब नष्ट होना। ठीक है, नेक्स्ट है रूट ट्यूबर के द्वारा। अब जो रूट ट्यूबर होते हैं हमारे, रूट ट्यूबर किस तरह से बनते हैं हमारे? ठीक है, देखो, लाइकोपोडियम की कुछ जातियों में रूट में कलिका नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ट्यूबरकल्स कहा जाता है। ठीक है, ये रूट है, ये लाइकोपोडियम है, और इस लाइकोपोडियम में डाइकोटोमस ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर ये डाइकोटोमस निकल गया, इधर से ये निकल गई ब्रांच, और यहाँ पर क्या है, ये रूट्स है। ठीक है, ये रूट है। अब ये जो रूट है, इस रूट का जो शीर्ष भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये बना होता है पेरेनकाइमा कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, ये क्या करता है, ये भोजन को संग्रहित कर लेता है, भोजन को संग्रहित करने के बाद में, ये संग्रहित करने के बाद में दोबारा से जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना देता है। देखो, यहाँ पर ये जो इसका शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग ने क्या कर लिया, भोजन को ग्रहण कर लिया, भोजन को संग्रहित कर लिया। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति आई, इसको पता लग जाता है पानी नहीं होगा, भोजन कम मिलेगा, तो ये क्या करती है, रूट्स भी अपना जो है फूड को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब वो भी संग्रहित करना शुरू कर लेती है। वो इसलिए करती है ताकि उनको पता है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी तो हमारे पास ना भोजन होगा ना पानी होगा, तो पहले से क्या करें, हम उसको स्टोर करके रख लें। ठीक है ना, तो पहले से वो क्या कर लेती है, स्टोर करके इसको रख लेती है। स्टोर करने के बाद में जब ये स्टोरेज पूर्ण हो जाता है इनका, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब ये, क्योंकि इनके पास भोजन है तो जीवित रहेंगे, जैसे ही वापस से पानी आएगा उस जगह पर या अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो ये दोबारा से क्या कर लेंगे, जर्मिनेट कर लेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट ट्यूबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रूट ट्यूबर्स। ठीक है, समझ में आए बात? तो ये रूट ट्यूबर्स के द्वारा इस तरह से जो है जर्मिनेशन होता है, प्रजनन होता है, इसे बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पर भी किसी प्रकार के कोई गैमेट नहीं मिले हैं, किसी प्रकार का कोई स्पोर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अब बच गया हमारा लास्ट एंड फाइनल, रेस्टिंग बर्ड्स। रेस्टिंग बर्ड्स क्या होती है? देखिए, जब शीत ऋतु आ जाती है, सर्दी की जब ऋतु आ जाती है, तो जो राइजोम होता है, राइजोम क्या होता है, राइजोम होता है हमारा जो जड़ वाला जो पोर्शन होता है जो जमीन के अंदर रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या, राइजोम। ये आपका तना है, ठीक है ना,
ये लाइकोपोडियम का तना है, ये लाइकोपोडियम का तना है, और इस लाइकोपोडियम के तने में यहाँ पर ये आपके ये राइजोम है, ठीक है ना। ये क्या है भाई, राइजोम, ये है राइजोम, ठीक है। अब ये जो राइजोम वाला पार्ट है, ये राइजोम वाला पार्ट ही बचता है, बाकी ऊपर का तो क्या होता है, प्रतिकूल, जैसे सर्दी की ऋतु आएगी, सर्दी की ऋतु में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, सूख जाएगा, और सूख सूख कर नीचे गिर जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये जो रूट वाला जो पार्ट है, जो कि एक प्रकार का राइजोम है, ये राइजोम जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी उसमें भी जीवित रह जाएगा, क्योंकि जमीन के अंदर दबा हुआ है। बाद में जैसे अनुकूल परिस्थिति आएगी, ये वृद्धि करेगा और नया पादप तैयार कर देगा, ठीक है। तो शीत ऋतु में प्रकंद के शीर्ष को छोड़कर जो राइजोम होता है उसका शीर्ष, जैसा कि हमने बोला ट्यूबर वाली जो स्ट्रक्चर होती है, उसी प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है। उस शीर्ष को छोड़कर शेष पादप क्या होता है, डेड हो जाता है, ठीक है। शीर्ष भाग विराम कलियों की तरह प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहता है और अनुकूल अवस्था में पुनः वृद्धि करके नया पादप बना लेता है। जैसे अनुकूल परिस्थिति आएगी, दोबारा से नया पादप अपना तैयार कर लेगा, ठीक है। तो ये था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।